RJ Classes 2.0. नमस्कार दोस्तों, मैं आरजे सिद्धार्थ आरजे क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री की क्या स्थिति है। इस पर दोस्तों 10 मिनट चर्चा करेंगे और बहुत अच्छे पॉइंट निकल के आपके सामने आएंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों। मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि संसदीय प्रणाली में वास्तविक शक्ति जो होती है कार्यपालिका की, वो प्रधानमंत्री में होती है। एक ये पॉइंट दोस्तों। अगला पॉइंट दोस्तों देखते हैं कि अनुच्छेद 74 के अनुसार, आर्टिकल 74 के अनुसार राष्ट्रपति की सहायता देने के लिए, दोस्तों राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। ये दोस्तों पॉइंट आप नोट करते रहेंगे, बहुत अच्छे पॉइंट निकल के सामने आएंगे। मंत्रिपरिषद होगी, राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक दोस्तों मंत्री परिषद होगी जिसका हेड पीएम मतलब प्रधानमंत्री होगा। एक ये दोस्तों पॉइंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा दोस्तों जो पॉइंट देखेंगे कि मूल संविधान में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को दोस्तों एक साथ लेके चलेंगे तभी समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, मूल संविधान में पहले राष्ट्रपति की स्थिति और प्रधानमंत्री के बारे में क्या कहा गया है। कहा गया है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए। देखिए दोस्तों, मूल संविधान में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, एक ये मंत्री परिषद होगी। ये दोस्तों बात कही गई। राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बारे में जो पॉइंट कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। एक ये पॉइंट दोस्तों। लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976, जिस समय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जो कि प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं, और इन्हीं के समय शिमला समझौता और पंजाब में दोस्तों ब्लू स्टार ऑपरेशन चला था और पद पर रहते इनकी हत्या दोस्तों हुई, और लाल बहादुर शास्त्री जी की भी पद पर रहते हत्या हुई थी। और यदि हम राजीव गांधी की बात करें तो उनकी पद पर रहते हत्या नहीं हुई थी, चुनाव के दौरान हुई थी। तो बात करें दोस्तों 1976 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये कहा कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेगा। मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेगा जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है। अर्थात राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए। फिर जब इनकी सरकार चली जाती है, इसके बाद 44वां संविधान संशोधन होता है 1978 में। उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री वो मोरारजी देसाई थे। उन्होंने दोस्तों 42वें संविधान संशोधन में सुधार किया एक नई स्थिति बनाई और कहा कि जो राष्ट्रपति है दोस्तों, वो एक बार किसी भी विधेयक को जो मंत्रिपरिषद भेजता है राष्ट्रपति के पास, पुनः विचार के लिए वापस कर सकता है। एक ये स्थिति बनाई। दूसरी बात दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन के तहत जो लोकसभा का कार्यकाल था वो 6 वर्ष कर दिया गया था। जब 6 वर्ष कार्य कर दिया गया था, तब 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार के द्वारा दोस्तों इसको पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। लोकसभा के कार्य को दोस्तों पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। ये दोस्तों पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए दोस्तों, जो 42वें संविधान संशोधन 1976 में श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया था, अब 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मोरारजी देसाई के नेतृत्व में उसमें सुधार किया गया और वो बाध्यता समाप्त कर दी गई। ये दोस्तों ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब आगे दोस्तों देख लेते हैं, आगे क्या कहता है 74वां संविधान संशोधन। दोस्तों 74वां संविधान संशोधन क्या कहता है कि प्रधानमंत्री की सलाह
जो राष्ट्र प्रधान, देखिए 74वें संविधान संशोधन में मंत्रिपरिषद होगी, एक ये पॉइंट। दूसरा कहता है कि प्रधानमंत्री की सलाह जो राष्ट्रपति को दी जाती है, दोस्तों प्रधानमंत्री की सलाह जो राष्ट्रपति को दी जाती है, जो प्रधानमंत्री की सलाह राष्ट्रपति को दी जाती है, वो विवाद रहित होती है। क्या होती है? विवाद रहित होती है और वाद योग्य नहीं रहती, अर्थात उसको किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। एक ये दोस्तों पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। और पूरी तरीके से दोस्तों विवाद रहित, वाद योग्य नहीं और गोपनीय होती है। कैसी होती है दोस्तों? गोपनीय होती है। एक ये पॉइंट नोट कर लेंगे। ये दोस्तों पॉइंट बहुत बार एग्जाम में पूछा गया और रिपीटेड है दोस्तों, इसलिए आप इसको जरूर याद कर लेंगे दोस्तों। अगला दोस्तों अनुच्छेद 75, ये क्या कहता है? अनुच्छेद 75 कहता है राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, एक ये दोस्तों पॉइंट है। एक बहुत अच्छा ये पॉइंट दोस्तों है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो क्लियर है। प्रधानमंत्री कौन नियुक्त होगा? दोस्तों राज्यसभा का सदस्य, लोकसभा का सदस्य, संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य, या फिर वो बिना सदस्यता के भी प्रधानमंत्री नियुक्त हो सकता है। या इसमें आपको इस तरीके से पॉइंट मिलेंगे। और इसमें आप राज्यसभा के सदस्य यदि कोई व्यक्ति है तभी प्रधानमंत्री हो सकता है, लोकसभा का है तब भी हो सकता है, नहीं है तब भी वो प्रधानमंत्री के पद पर ऐसे व्यक्ति हैं जो नियुक्त हुए हैं। जैसे दोस्तों हम बात करें, यदि कोई ऐसी स्थिति होती है कि लोकसभा में बहुमत दल का कोई नेता ना हो, या फिर कह सकते हैं स्पष्ट बहुमत किसी पार्टी को प्राप्त ना हो, तो राष्ट्रपति स्वविवेक की शक्तियों के द्वारा किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। और जैसा कि राजीव गांधी दोस्तों एक बार उत्तराधिकार के रूप में 1984 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी की जब हत्या होती है, तो उस समय कोई भी उत्तराधिकारी नहीं होता है प्रधानमंत्री पद के लिए, कोई भी दावेदार नहीं होता है पद में, या कह सकते संसद में, तो राजीव गांधी को चुना जाता है। तो बात करें दोस्तों इस तरीके से, यदि संसद में किसी भी पार्टी का बहुमत ना हो, लोकसभा भंग हो जाए, या फिर दोस्तों प्रधानमंत्री की अचानक हत्या हो जाए, तो ऐसी स्थितियों में राष्ट्रपति स्वविवेक शक्तियों का प्रयोग करके स्वविवेक से प्रधानमंत्री को चुन सकता है। ऐसा कई बार हो चुका है, मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, आप वहां पर देख सकते हैं। और बात करें कि राज्यसभा से कैसे प्रधानमंत्री हो सकते हैं, तो एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं कि जो पिछला हमारा वीडियो प्रधानमंत्री का है उसमें आप देखेंगे, उसमें मैंने बताया है कि 1966 में श्रीमती इंदिरा गांधी, और 1996 में श्री एच.डी. देवेगौड़ा, और 2004-2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे प्रधानमंत्री राज्यसभा से ही हुए हैं। तो इस पर दोस्तों ये कहा जा सकता है कि वो संसद का सदस्य हो, लोकसभा राज्यसभा ये पॉइंट सही नहीं है, वो व्यक्ति संसद का सदस्य हो और प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त हो सकता है। दोस्तों यदि हम बात करें योग्यताएं, प्रधानमंत्री की योग्यताएं क्या है, तो दोस्तों वो भारत का नागरिक हो, ये तो आपको पता है, भारत का नागरिक हो बस। क्यों ये कहा जाता है कि भारत का नागरिक हो? आप चाहें जिसकी योग्यता पढ़िए संविधान में, उसमें लिखा होगा भारत का नागरिक हो। दोस्तों भूटान और नेपाल हमारा दो ऐसे पड़ोसी हमारे देश हैं जिनके नागरिक हमारी सेवाओं में, हमारी सरकारी सेवाओं में भागीदारी करते हैं, इसलिए कुछ प्रावधान है, इस पर कभी टाइम मिलेगा तो चर्चा करेंगे किस प्रावधान के तहत वो भारतीय सेवा में शामिल हैं। तो उन दो देशों को ध्यान में रखते हुए ये बात कही गई कि वो भारत का नागरिक हो, एक ये पॉइंट। और संसद, दूसरी योग्यता है संसद की सदस्यता, संसद का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। दोस्तों संसद का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ये पॉइंट है दोस्तों। ये पॉइंट नहीं है कि वो किसी एक सदन का सदस्य हो, यदि नहीं है तब भी दोस्तों हो सकता है। और 6 माह के भीतर उसे संसद के सदस्य की सदस्यता लेनी अनिवार्य होती है। यदि ऐसा नहीं हो पाता है, वो संसद की सदस्यता लेने में असमर्थ हो जाता है, तो दोस्तों उसको पदमुक्त कर दिया जाएगा, एक ये पॉइंट। अब देखते दोस्तों एक और पॉइंट, संविधान में क्या स्थिति प्रधानमंत्री की है। संविधान के अनुच्छेदों में दोस्तों प्रधानमंत्री की शपथ
प्रधानमंत्री की शपथ की बात करें तो संविधान में किसी भी अनुच्छेद में प्रधानमंत्री की शपथ की बात नहीं कही गई है। ये अनुसूची याद कर लेंगे दोस्तों, अनुसूची 3 के प्रारूप के अनुसार शपथ लेता है। एक ये पॉइंट, जितने भी ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, याद कर लेंगे कि प्रधानमंत्री की शपथ किसी भी अनुच्छेद में नहीं है, अनुसूची 3 के अनुसार वो शपथ लेता है। प्रधानमंत्री दोस्तों, एक और पॉइंट, प्रधानमंत्री या इसके मंत्रीगण राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद लेते हैं दोस्तों, कह सकते हैं प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं। वैसे इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। एक ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट दोस्तों है व्यवहारिकता में हम कह सकते हैं कि जब तक लोकसभा में प्रधानमंत्री का विश्वास रहता है तब तक वह अपने पद पर रह सकता है, या जब तक कोई दूसरा व्यक्ति चुनाव जीतकर लोकसभा में पहुंचे या संसद में पहुंचे, या फिर दोस्तों राष्ट्रपति उसको प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कर दे, तब तक ये अपने पद पर बना रहता है। यदि कोई चुनाव जीतता है, पहुंच जाता है संसद में, तो राष्ट्रपति उसे बहुमत से यदि वो साबित कर दे कि हम प्रधानमंत्री के योग्य हैं, हमारे साथ इतने लोग हैं, तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि दोस्तों वो जीत कर जाए लोकसभा में और वहाँ पर अपना बहुमत सिद्ध कर ले, ये ज़रूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है, कभी कभी आपने राज्यों में देखा होगा कि सीटें ज़्यादा हैं, जीत कर आती है पार्टी, लेकिन दूसरी पार्टी अन्य पार्टियों को मिला लेती है, तो वो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के पद पर आसीन नहीं हो पाती। ऐसा भी आपने इतिहास में देखा होगा दोस्तों। अब बात करें कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। अधिकतम आयु दोस्तों संविधान में वर्णित नहीं है किसी व्यक्ति की। तो न्यूनतम आयु की बात करें तो इधर समझ लीजिए, ये संसद है। संसद के 2 महत्वपूर्ण अंग हैं, एक लोकसभा है, दूसरा राज्यसभा है दोस्तों। अब संसद में राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए दोस्तों 25 वर्ष न्यूनतम आयु है, अधिकतम आयु है नहीं। तो ऐसी स्थितियों में दोस्तों प्रधानमंत्री लोकसभा या राज्यसभा 2 में से कहीं का भी सदस्य हो सकता है। तो इनमें 25 वर्ष का व्यक्ति भी प्रधानमंत्री का दावेदार हो सकता है, इधर 30 वर्ष का भी प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार हो सकता है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री की आयु पर कोई चर्चा नहीं की गई है। चलिए, अब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्त करेगा। प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की भी राष्ट्रपति नियुक्त करेगा, और ये दोनों अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को संबोधित करते हैं। ये पॉइंट, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री ये पद की गोपनीयता की शपथ लेते हैं। ये पॉइंट दोस्तों आप नोट कर लेंगे। मुझे दोस्तों आप सिर्फ सुनते रहिए, नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सुनते रहिए और नोट्स यदि बनाएंगे तो सिर्फ आधे पेन, जितना आपकी कापी का पेज है उसके आधे पेज पर, बस दोस्तों इतने में आपका ज्ञान का भंडार डेवलप हो जाएगा। सिर्फ आप सुनते रहिए दोस्तों। चलिए, अगला पॉइंट है अनुच्छेद 77 के अनुसार। अनुच्छेद 77 ये कहता है संघ सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम होंगे। किसके नाम होंगे? राष्ट्रपति के नाम से होंगे। ये एक पॉइंट है दोस्तों, राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। और इनको कार्यों को करेगा कौन? तो प्रधानमंत्री करेगा। मैंने पिछली वीडियो में बताया कि संसद, देश विदेश, इनसे संबंधित नीतियों का निर्धारण प्रधानमंत्री करता है। उसके पास भले ही विदेश मंत्रालय हो चाहे ना हो, लेकिन निर्धारण वही करेगा। प्रथम हमारे विदेश मंत्री प्रधानमंत्री कौन रहे हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी रहे हैं। चलिए, मंत्रियों का जब कार्य बंटवारा होता है दोस्तों, जब मंत्रियों का कार्य जब बंटवारा होता है, तो उसमें भूमिका प्रधानमंत्री की बहुत ज़्यादा होती है। अब देखिए, जब विभाग का बंटवारा होता है तभी उसकी भूमिका प्रधानमंत्री की सर्वाधिक होती है। लेकिन कार्य बंटवारे में दोस्तों जो नियम हैं वो राष्ट्रपति बनाता है या बना सकता है। एक ये पॉइंट नोट कर लेंगे। अनुच्छेद 78 देख लीजिए दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है पॉइंट।
थोड़ा मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री के संवैधानिक कार्यों का उल्लेख किया गया है। प्रधानमंत्री के संवैधानिक कार्यों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 78। ये पॉइंट दोस्तों नोट कर लेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। देश के प्रशासन संबंधी राष्ट्रपति द्वारा, देखिए दोस्तों, देश के प्रशासन संबंधी, हाँ, देश के प्रशासन संबंधी जितने भी दोस्तों कार्य होंगे, इनके बारे में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से सलाह मांग सकता है, जानकारी मांग सकता है, राष्ट्रपति को देनी होगी। किसी मंत्री को हटाने के लिए दोस्तों राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री परामर्श कर सकता है, एक ये संवैधानिक कार्य है। दूसरा दोस्तों, अब यदि कोई राष्ट्रपति कोई भी सलाह मांगता है प्रधानमंत्री से तो राष्ट्रपति को देना अनिवार्य है, एक ये कार्य है। यदि राष्ट्रपति पीएम से कहते हैं दोस्तों, एक और पॉइंट है, यदि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से कहते हैं कि किसी विषय पर आप मंत्रिमंडल में चर्चा करवाइए, तो दोस्तों प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल में उस विषय पर चर्चा करवाएगा, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट दोस्तों अलग से है कि मंत्रिमंडल अर्थात कैबिनेट शब्द का संविधान में उल्लेख है कि नहीं है। तो दोस्तों मूल संविधान में इसका उल्लेख कैबिनेट शब्द का नहीं है, मूल संविधान में कैबिनेट शब्द का उल्लेख नहीं है। इसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में अनुच्छेद 352 में दोस्तों इस शब्द को जोड़ा गया और परिभाषित भी किया गया है। तो मूल संविधान में नहीं है, 1978 में कैबिनेट शब्द संविधान में जोड़ा गया था। ये के पॉइंट दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। अगला दोस्तों देख लेते हैं अनुच्छेद 352 को देख लेते हैं। अनुच्छेद 352 दोस्तों 356, 360 इसमें दोस्तों है राष्ट्रपति शासन, इस पर दोस्तों राष्ट्रीय आपात, ये वित्तीय आपात, ये है दोस्तों राष्ट्रीय आपात, ये दोस्तों वित्त आपात, और ये है राष्ट्रपति शासन, ये राष्ट्रपति शासन है। अब देखिए दोस्तों इन तीनों में यदि किसी भी आपात को राष्ट्रपति लगाता है तो कैबिनेट की लिखित सिफारिश जरूरी है, या मंत्रिमंडल की या प्रधानमंत्री की लिखित वहाँ पर सिफारिश जरूरी है। लिखित कार्रवाई के बिना राष्ट्रपति कार्य नहीं करेगा दोस्तों। अगला एक और पॉइंट कहते हैं कि राष्ट्रपति हमारा गलती नहीं करता, इसलिए गलती नहीं करता क्योंकि उसका भाषण कैबिनेट मंत्रिमंडल तैयार करता है, उसके सारे कार्य दोस्तों राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह से होते हैं, इसलिए वो बहुत गलती नहीं करता है। बहुत कम चांस होते हैं प्रधानमंत्री हमारा राष्ट्रपति गलती करे। स्वविवेक की शक्तियों में भी गलती नहीं करता, उस समय कोई ना कोई दावेदार रहेगा। चलिए दोस्तों अगला एक और पॉइंट है कि अक्सर किताबों में लिखा होता है कि राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का चुनाव या उसके कार्यभार समाप्त होने के 6 माह बाद तुरंत करवा लेना चाहिए ऐसे किताबों में, तो ये गलत है दोस्तों। यथाशीघ्र शब्द का प्रयोग किया गया है कि यथाशीघ्र चुनाव करवा लेनी चाहिए। 6 माह अधिकतम की बात है, कहीं कहीं आपको लिखा मिल जाएगा, लेकिन मूल संविधान में या संविधान में यही वर्णित है कि यथाशीघ्र, और यथाशीघ्र का 6 माह के अंदर वो चुनाव करवा लिए जाते हैं। अगला दोस्तों मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री की शपथ किसी भी अनुच्छेद में नहीं है, अनुसूची 3 में है। मंत्री गोपनीयता की शपथ लेते हैं और प्रधानमंत्री भी उसमें शामिल है, ये दोनों राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। अब एक चीज़ और है दोस्तों, कहते हैं कि प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है, तो ये गलत है। प्रधानमंत्री दोस्तों जिस सदन का, वो चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, जिस सदन का सदस्य होगा वो वहीं का नेता होगा, एक ये पॉइंट है दोस्तों। अगला पॉइंट दोस्तों है कि लोकसभा में बहुदल का नेता तो ये होता है, लेकिन प्रधानमंत्री जिस सदन का सदस्य होगा उसी सदन का नेता माना जाएगा। अनुच्छेद 63 एक पॉइंट और दोस्तों, अनुच्छेद 63 के अनुसार
जो हमारा प्रधानमंत्री है वो अंतर्राज्यीय परिषद जो बनाई जाती है उसका ये अध्यक्ष होता है। नीति आयोग का दोस्तों भी अध्यक्ष है। ऐसे बहुत सारे आयोग हैं जिनका प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है, इन पर हम चर्चा करेंगे किसी समय दोस्तों। कुछ दोस्तों एक पॉइंट है जो आपके लिए शायद नया हो और हमारे कुछ दोस्त हैं जो पहली बार सुन रहे हों, उनके लिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं। आपने दो शब्द सुने होंगे कभी, किचन कैबिनेट, किचन कैबिनेट, किचन कैबिनेट। एक और पॉइंट सुना होगा, छाया मंत्रिमंडल, छाया कैबिनेट, कैबिनेट या मंत्रिमंडल। ये होते क्या है? किचन कैबिनेट दोस्तों प्रधानमंत्री को सलाह देने के लिए वे लोग शामिल किए जाते हैं जिसमें उसके मंत्री हो सकते हैं, उसके दोस्तों दोस्त हो सकते हैं, घर परिवार का सदस्य हो सकता है। ऐसे किचन कैबिनेट के अंतर्गत आते हैं। प्रधानमंत्री को सलाह देने के लिए एक समूह बनाया जाता है जिस समूह में उसके दोस्त, मंत्री, अधिकारी या घर के सदस्य भी शामिल हो सकते हैं। ऐसा दोस्तों समूह किचन कैबिनेट कहलाता है। छाया कैबिनेट क्या होता है? छाया कैबिनेट भारत में नहीं है। हरियाणा में एक बार सृजित की जा चुकी छाया कैबिनेट और इंग्लैंड में दोस्तों इसका प्रचलन ज़्यादा है। यदि कोई सत्ता, होता क्या है, यदि सरकार में कोई एक पार्टी की सरकार है तो विपक्ष की पार्टी एक कैबिनेट बनाती है और वो यह बताने का प्रयास करती है यदि आपकी सरकार चली गई तो अब हम सरकार चलाएंगे। तो ऐसी स्थिति को दोस्तों छाया कैबिनेट कहते हैं। तो ये दोनों पॉइंट आपके लिए नए हो सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों यदि हम बात करें मंत्री कितने प्रकार के होते हैं, एक और पॉइंट देख लीजिए। तो मंत्री कहीं 3 कहीं 4 प्रकार के आपको मिल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मंत्री, एक कैबिनेट मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं। दूसरे दोस्तों राज्य मंत्री कौन होते हैं? राज्य मंत्री। और दोस्तों कौन होते हैं? उपमंत्री, उपमंत्री होते हैं। ये 3 प्रकार के हो गए। अब राज्य मंत्री में ही दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं, एक राज्य मंत्री होते हैं, एक राज्य मंत्री हो गए, और एक राज्य मंत्री के अलावा स्वतंत्र हो सकते हैं। हाँ, स्वतंत्र मंत्री होते हैं, स्वतंत्र मंत्री होते हैं। तो मंत्री 3 प्रकार के होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। चौथा मंत्री की यदि हम बात करें दोस्तों तो इसमें स्वतंत्र मंत्री को अतिरिक्त कार्यभार जिसको बोलते हैं वो शामिल किए जा सकते हैं। इन पर दोस्तों हम चर्चा करेंगे, एक बार फिर चर्चा करेंगे। तो ये दोस्तों आपका था कुछ मिनटों का संविधान में प्रधानमंत्री की स्थिति क्या है, हमने आपके बताई। अब दोस्तों इसके बारे एक और पॉइंट, अभी एक और वीडियो आएगा हमारा प्रधानमंत्री के बारे में जिसमें ये चर्चा करेंगे कि जितने भी हमारे प्रधानमंत्री हैं उनसे संबंधित कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं रही हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होगा, उसको कहीं से आप मिस नहीं करेंगे, पूरा देखेंगे दोस्तों। क्योंकि एग्जाम में अधिकतर वही पॉइंट उठाए जाते हैं जो किताबों में ढूंढे नहीं मिलते हैं या कहीं पर दबे छुपे हैं, ऐसे पॉइंट उठाए जाते हैं। आप यदि अच्छे एक विद्यार्थी हैं, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, तो आप जिस लेवल की तैयारी कर रहे हैं या जिस पद के लिए आप तैयारी कर रहे हैं या जिस विभाग में आप जाना चाहते हैं, उस विभाग, उस पद के, उस लेवल के आप प्रैक्टिस से उठाइए पुराने। उसमें देखेंगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिनको आप पहली बार पढ़ रहे होंगे। तो उन सारे प्रश्नों को लेके आऊँगा, उन सारे पॉइंटों को लेके आऊँगा प्रधानमंत्री से संबंधित अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको अगले कड़ी में। नमस्कार।